तो दोस्तों यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे गायत्री मंत्र के टॉपिक से अपनी संविधान की अनुसूचियाँ और उसके बाद में संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो यहाँ पहली अनुसूची दी गई है, सबसे नंबर पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो पहली अनुसूची में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तीसरी अनुसूची संबंधित है शपथ से। किससे संबंधित है? शपथ से। और चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा की सीटों का उल्लेख करती है। पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का उल्लेख किया गया है। उसके बाद में अपनी अनुसूची है छठी अनुसूची, और छठी अनुसूची में किसका उल्लेख है? छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जैसे कि आप लोग सुनते हैं समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, इस प्रकार जो सूचियां होती हैं उनका उल्लेख किसमें है? सातवीं अनुसूची में है। उसके बाद में आठवीं अनुसूची की बात करेंगे तो आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बात करेंगे आठवीं अनुसूची की तो इसमें पहले कितनी भाषाएं थीं? इसमें पहले 14 भाषाएं हुआ करती थीं, लेकिन वर्तमान समय में इसमें कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान समय में इसमें 22 भाषाएं हैं, यानी कि 8 भाषाओं को इसमें बाद में जोड़ा गया है। तो बाद में जोड़ी गई भाषाएं कौन कौन सी हैं? सिंधी भाषा, नेपाली भाषा, मणिपुरी भाषा, कोंकणी भाषा, और उसके बाद में बोडो भाषा, डोंगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा। ये सभी भाषाएं जो हैं ये बाद में जोड़ी गई हैं। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जो है ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसको पहले नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था, और यह भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और यह दल बदल संबंधी प्रावधान से ये संबंधित है। उसके बाद में 11वीं जो अनुसूची है इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, क्योंकि जो 11वीं अनुसूची है ये पंचायतों के प्रावधान से संबंधित है। बात करेंगे 11वीं अनुसूची की तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय इसमें हैं। उसके बाद में अपना पॉइंट दिया गया है यहाँ पर 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर निकायों के प्रावधान से संबंधित है, और ये 12वीं अनुसूची जो है इसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो अभी तक हमने महत्वपूर्ण अनुसूचियां देख ली हैं, अब देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसमें क्या दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 1 में क्या लिखा है? अनुच्छेद नंबर 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में लिखा गया है। और अनुच्छेद नंबर 5 से 11 में किसके बारे में लिखा गया है? नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद नंबर 14 में किसके बारे में बताया गया है? विधि के समक्ष समता के बारे में इसमें बताया गया है। अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 17 में। उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 18 में। उसके बाद में है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो 19(1) में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 21 में है। शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 21A में है, और इसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। शोषण के विरुद्ध का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 24 में है। अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 25 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 में है। डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है, कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद नंबर 37 में। लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 38 में। निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 39A में है। उसके बाद में दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद नंबर 40 में। समान नागरिक संहिता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 44 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पोषण संबंधित अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 47 में है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 50 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51।
मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 ए में है। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 52 में है। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद नंबर 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद नंबर 55 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? इसका उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 56 में। राष्ट्रपति की शपथ ली जाएगी किसके द्वारा? इसका उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 61 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 63 में। उसके बाद में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद नंबर 64 में। अनुच्छेद नंबर 71 में क्या लिखा गया है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, ऐसा इसमें लिखा गया है। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 72 में किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति का उल्लेख है। महान न्यायवादी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 76 में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि लोकसभा की संयुक्त बैठक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 108 में। धन विधेयक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 112 में। राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 123 में। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 124 में है। सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होगा, कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद नंबर 129 में। उसके बाद में दिया गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, अनुच्छेद नंबर 143 में लिखा है। सीएजी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 148 में। राज्यपाल के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 153 में। राज्यपाल के पास क्षमादान करने की शक्ति किसके पास कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 161 में। महाधिवक्ता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 165 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है राज्यपाल के अध्यादेश का। राज्यपाल के अध्यादेश का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 213 में। हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 214 में। अगर सुप्रीम कोर्ट पूछेगा तो 124, हाई कोर्ट पूछेगा तो 214। हाई कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होगा, कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद नंबर 215 में। और सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होगा, यह कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद नंबर 129 में। किसमें बताया था अभी हमने? 129 में बताया था, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हाई कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होगा कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 215 में। और हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 10 में। और सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 32 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि दिल्ली से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 239 डबल ए। उसके बाद स्थानीय स्वशासन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 243 से लेकर 243 ओ तक इसका उल्लेख किया गया है। जीएसटी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 246 ए में है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 263 में है। और अंतर्राज्यीय परिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संचित निधि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 266 में। और संचित निधि किसके हाथ में होती है? संसद के हाथ में होती है। आकस्मिक निधि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 267 में है और यह राष्ट्रपति के हाथों में होती है। वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 280 में है। संपत्ति का अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 300 ए में किया गया है। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब ये क्या बन गया है? एक कानूनी अधिकार बन गया है। इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उठाकर इसमें डाल दिया गया। यूपीएससी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 315 में है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख 324 में है। एनसीएससी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का उल्लेख 338 में है। एनसीएसटी यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इसका उल्लेख 338 ए में है। उसके बाद में राजभाषा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 343 में है। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख 352 में है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख 356 में है। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख 360 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख 368 में है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुमार गौरव सर के द्वारा जो 20 दिसंबर को करंट अफेयर्स करवाई गई थी, उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वहाँ पर सर के द्वारा, कुमार गौरव सर के द्वारा जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस जो करवाए गए थे, उन सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और प्रतिदिन सुबह 6 बजे ये क्लास करवाई जाती है।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा जो सूचकांक जारी हुआ है 2022 में, इसमें भारत की रैंक कितनी है। भारत की रैंक है इसमें 68। तो ये 2022 में जो जारी किया गया है इसमें भारत की रैंक है 68, लेकिन 2021 में इसकी रैंक कितनी थी। 2021 में जो इसमें रैंक थी कितनी थी, 71 थी। तो 2021 वाली रैंक भी आपको याद रखनी है और 2022 वाली भी आपको याद रखनी है। 2022 का पूछा जाएगा तो 68 और 2021 का पूछा जाएगा तो 71। इस बार जो ये वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 जारी किया गया है, कौन से नंबर का जारी किया गया है, ये 11वें नंबर का इस बार जारी किया गया है। और अगर पूछा जाए कि ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये जो सूचकांक है द इकोनॉमिस्ट पत्रिका, द इकोनॉमिस्ट जो पत्रिका है उसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया है। और ये पत्रिका कहाँ की है, ये पत्रिका है यूनाइटेड किंगडम की। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 जारी किया गया है, इसमें पहला स्थान कौन से देश को दिया गया है। तो इसमें जो पहला स्थान मिला है किसे मिला है, ये मिला है फिनलैंड को। किसे मिला है, फिनलैंड को। बात करेंगे फिनलैंड की, तो झीलों का देश किसे कहते हैं, झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को। ये यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है लियो वाराडकर। ये लियो वाराडकर कौन है, ये आयरलैंड के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं। और ये जो लियो वाराडकर हैं ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये जो खाद्य सुरक्षा दिवस है ये प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात की जाए विश्व खाद्य दिवस की, तो ये 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि एक संगठन है FAO, एक संगठन है जिसका नाम क्या है, FAO। FAO का मतलब क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको ये जरूर याद रखना है। विश्व खाद्य दिवस पूछेगा और खाद्य सुरक्षा दिवस पूछेगा, तो दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। खाद्य सुरक्षा दिवस पूछे तो 7 जून बताना होगा और विश्व खाद्य दिवस पूछे तो आपको 16 अक्टूबर बताना होगा। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि 31वें नंबर का जो सरस्वती सम्मान है किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है रामदरस मिश्र को। रामदरस मिश्र को इन्हें अवार्ड किस लिए दिया गया है, मैं तो यहाँ हूँ इनकी एक रचना है, उसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। 31वें नंबर का व्यास सम्मान किसे दिया गया है, तो 31वें नंबर का जो व्यास सम्मान है ये असगर वजाहत को दिया गया है। असगर वजाहत को क्यों दिया गया है, इन्हें इनके नाटक महाबली के लिए दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, ये दिया गया है गीतांजलि श्री को। किसे दिया गया है, गीतांजलि श्री को। इन्हें ये अवार्ड कौन सी रचना के लिए दिया गया है, कौन सी बुक के लिए दिया गया है, उस बुक का नाम आपको बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो 2022 है ये किसे दिया गया है, और ये पहली बार दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि ये जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये पहली बार प्रदान किया गया है। और पहली बार किसे प्रदान किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि यूरोपीय संघ का तीसरा औपचारिक जो उम्मीदवार है वह कौन से देश को घोषित किया गया है। यूरोपीय संघ का तीसरा औपचारिक उम्मीदवार कौन से देश को घोषित किया गया है, तो ये घोषित किया गया है बोस्निया को। किसे, बोस्निया को। यानी इससे पहले भी 2 देशों को औपचारिक उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। तो वो देश कौन कौन से हैं, तो यूक्रेन और मोल्डोवा। तो ये 3 देश हैं जिन्हें यूरोपीय संघ के औपचारिक उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया है। पहला है यूक्रेन, दूसरा है मोल्डोवा और तीसरा है बोस्निया। बात करेंगे यूरोपीय संघ की, तो यूरोपीय संघ के कितने सदस्य हैं, यूरोपीय संघ के सदस्य हैं 27। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है। यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है, ये बन गया है क्रोएशिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से संबंधित है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहला वाला किसे दिया गया था, देविका रानी को दिया गया था। 51वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, ये रजनीकांत को दिया गया।
52वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? ये आशा पारेख को अभी हाल ही में दिया गया है। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रैमी अवार्ड 2022। ग्रैमी अवार्ड 2022 के अंतर्गत बेस्ट एल्बम का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है वीआर को। किसे दिया गया है? वीआर को। एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और अभी हाल ही में ये किसे दिया गया है? डेनिस सुलीवन को दिया गया। किसे दिया गया? डेनिस सुलीवन को। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशनों में विश्व स्तर पर भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो भारत को इसमें कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो भारत को इसमें तीसरी रैंक प्राप्त हुई है। कौन सी रैंक? तीसरी रैंक प्राप्त हुई है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि 56वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो 56वें नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये नीलमणि फूफन को दिया गया। 57वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दामोदर जी मौजा को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पद्म विभूषण से संबंधित। तो पद्म विभूषण 2022 में कितने लोगों को दिया गया है? तो ये दिया गया है 4 लोगों को। ये 4 लोग कौन कौन से हैं? पहले नंबर के हैं जनरल बिपिन रावत, दूसरे नंबर पर है राधेश्याम खेमका, तीसरे नंबर पर है कल्याण सिंह और चौथे नंबर पर है प्रभा अन्ने। इन 4 लोगों को पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है T+2 अवार्ड। T+2 अवार्ड किसे दिया गया है? यह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पहला SWOT उपग्रह मिशन किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो ये जो उपग्रह है अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की सहायता से इसको लॉन्च किया गया है। SWOT जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? SWOT का फुल फॉर्म है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी जो है इसका फुल फॉर्म है। और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? इसको लॉन्च करने का उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना। इसको कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो रॉकेट का नाम है इसका फाल्कन 9। फाल्कन 9 जो रॉकेट है कौन सी कंपनी का है? स्पेस एक्स कंपनी का ये रॉकेट है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर फीफा विश्व कप 2022 का विजेता बना है? तो फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है? इसका विजेता बना है अर्जेंटीना। इस टीम के कप्तान कौन थे? टीम के कप्तान थे मेसी। और मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना जो है वह फीफा विश्व कप 2022 का विजेता घोषित हो चुका है। और उपविजेता इसमें कौन बना है? उपविजेता बना है इसमें फ्रांस। बात करेंगे फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ करने वाले हैं। फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन है कहाँ किया गया? कतर दोहा में किया गया। फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या था? लाइव। फीफा विश्व कप 2022 में जो फुटबॉल खेली गई है उसका नाम क्या है? अल रहला। और इस फुटबॉल को किसने बनाया है? एडिडास कंपनी के द्वारा बनाया गया। फाइनल मैच इसका कहाँ हुआ है? जो इसका फाइनल मैच हुआ है ये लुसैल स्टेडियम में खेला गया। कौन कौन से देशों के बीच? अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच। बात करेंगे अर्जेंटीना की, जो अर्जेंटीना है ये फीफा विश्व कप का विजेता कितनी बार बन चुका है? 3 बार विजेता इसका बन चुका है। पहली बार 1978 में, फिर 1986 में, फिर 2022 में। गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया है? इसमें लियोनेल मेसी को। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट किसे दिया गया है? ये एम्बाप्पे को दिया गया है। ये फ्रांस के हैं और ये किसे दिया जाता है? सर्वाधिक गोल करने वाले व्यक्ति को ये दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गोल्डन ग्लव्स। गोल्डन ग्लव्स किसे दिया गया है? ये सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है और ये मार्टिनेज को दिया गया है जो कि अर्जेंटीना की टीम के हैं, अर्जेंटीना से हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है फीफा विश्व कप 2026। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में किया जाएगा। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 6। हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन उड़ीसा के राउरकेला और भुवनेश्वर में किया जाएगा। हॉकी पुरुष विश्व कप जो 2023 है इसमें FIH के द्वारा किस भारतीय निजी कंपनी को अपना आधिकारिक भागीदार बनाया गया है? तो ये बनाया गया है टाटा स्टील लिमिटेड को। FIH की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम। FIH के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम है। लेकिन अगर आपसे पूछे भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष, भारतीय हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं ये दिलीप ट्रिकी हैं। देखो, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ पूछेगा तो मोहम्मद तैयब इकराम और भारतीय हॉकी महासंघ पूछेगा तो दिलीप ट्रिकी हैं।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में। कहाँ हुई थी? साक्ची में। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। एयर इंडिया के CEO कौन है? कैंपवेल हैं। कौन है? कैंपवेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? यह सरगम कौशल के द्वारा जीता गया है। और ये किस राज्य के हैं? किस राज्य या केंद्र शासित के हैं? ये जम्मू कश्मीर से। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। और ये सेकंड इंडियन है। तो पहली इंडियन कौन है? तो पहली इंडियन है इसमें अदिति। इन्होंने कब जीता था? 2001 में। लिबर्टी मेडल 2022 किसे दिया गया है? लिबर्टी मेडल 2022 दिया गया है जेलेंस्की को। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक सप्ताह एक लैब अभियान की शुरुआत कब से होगी? एक सप्ताह एक लैब जो अभियान है इसकी शुरुआत 6 जनवरी 2023 को की जाएगी। किसके द्वारा? CSIR के द्वारा। बात करेंगे CSIR की, तो CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1942 में। अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री जी होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष इसके डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री हैं। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्ला थम्बीकलाई सेल्वी बनी है। अगला पॉइंट दिया गया है असम वैभव पुरस्कार। असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया है? ये रतन टाटा जी को दिया गया है। परम विशिष्ट सेवा मेडल 2022 किसे दिया गया है? ये दिया गया है नीरज चोपड़ा को। अगला पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री कौशल को काम जो कार्यक्रम था, ये जो कार्यक्रम है इसका पुराना नाम क्या है? प्रधानमंत्री कौशल को काम। और इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? इसका नाम कर दिया गया है प्रधानमंत्री विकास योजना। इसका नया नाम किसके द्वारा रखा गया है? तो ये रखा गया है अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। और अल्पसंख्यक मंत्रालय की मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। ये जो कार्यक्रम है कितनी योजनाओं को एक ही में मिलाकर शुरू किया गया था? तो उस्ताद योजना, सीखो और कमाओ योजना, नई मंजिल योजना, नई रोशनी योजना और धरोहर योजना, इन 5 योजनाओं को एक ही में मिलाकर ये जो कौशल को काम कार्यक्रम है इसको शुरू किया गया था। और अब इसका जो नाम बदल कर है क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री विकास योजना इसका नया नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ दिया गया है कि 31वां जो GD बिड़ला पुरस्कार है किसे दिया गया है? ये नारायण प्रधान को दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस राज्य में 21 जथरे या चावल के त्यौहार का शुभारंभ किया गया? तो इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? केरल में। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को मनाते हैं। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1987 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।